हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज की क्लास में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है न्यायपालिका की, जिसको कि हम जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। और भारतीय न्यायपालिका में इस शक्ति का अपना एक विशेष महत्व है, हम लोग ये बता सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर भी जुडिशरी की इस पावर को देखने की कोशिश की थी, समझा था आप लोगों ने। तो एक छोटा सा रिव्यू हम देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन से हम समझते क्या है। तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ये दो शब्दों में हम इसको बांट सकते हैं। एक पुनर, री, और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन या व्यू। यानी कि री का मतलब पुनः, ऑब्जर्वेशन या व्यू का मतलब होता है अवलोकन या देखना, वापिस देखना। इन शॉर्ट अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दे तो हम क्या कहते हैं, पुनः देखने का मतलब जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसको हम वापिस देख रहे हैं, क्योंकि हम उसको जांचना चाहते हैं कि जो हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो यही देखने के लिए, यही जांचने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको पुनरावलोकन कहा जाता है। और जब ये काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। हम लोग ये बता सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन के तहत का न्यायपालिका करती क्या है। तो जैसा कि कल भी हमने देखा था, भारत एक संघात्मक राज्य है और संघात्मक राज्य में संघ का निर्माण केंद्रों और इकाइयों से मिलकर हुआ है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और इकाइयां यानी कि राज्य दोनों में से किसी का भी कार्य जांच सकती है। अब वो कार्य विधायी क्षेत्र का भी हो सकता है, वो कार्य प्रशासनिक क्षेत्र का भी हो सकता है, वो कार्य कार्यपालिका के क्षेत्र का भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य दोनों के कार्यों को जांचने का, पुनः देखने का या उनका रिव्यू करने का अधिकार रखता है। और जैसा कि अभी हमने कहा, चाहे केंद्र की विधायिका ने कानून बनाया हो या केंद्र की कार्यपालिका ने कोई कानून एग्जीक्यूट किया हो, इसी तरह से चाहे राज्य के विधानमंडल ने कोई कानून बनाया हो या राज्य की कार्यपालिका ने कोई कार्य किया हो, यदि वो संवैधानिक तौर पर सही नहीं है तो उन कार्यों की जांच हमारे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। और उस जांच में यदि ये पाया जाए कि वो कार्य असंवैधानिक है, विधि के सम्मत नहीं है, उसकी प्रक्रिया सही नहीं है, तो ऐसे कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका का न्यायिक पुनरावलोकन के तहत जो कार्य होता है उसमें वो कानून की संवैधानिकता की जांच करती है कि कोई कानून जो कि बनाया गया है या कोई कानून जो कि क्रियान्वित किया गया है वो संविधान के अनुसार सही है या नहीं। इसी संवैधानिकता की जांच को हम कहते हैं ये न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो जैसा हमने कल भी देखा था कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है न्यायपालिका की, या हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। विशेषकर भारत जैसे संघीय राज्यों के लिए न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका का एक बहुत प्रमुख हथियार या अस्त्र माना जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा जैसे शब्द का स्पष्ट या प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं, बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो न्यायपालिका को संविधान की रक्षा करने का, संघात्मक ढांचे की रक्षा करने का, या हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपता है। और इन्हीं इन्हीं अनुच्छेदों के तहत न्यायपालिका जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को
प्राप्त करती है। तो हम क्या कह सकते हैं इन शॉर्ट कि स्पष्ट रूप से तो संविधान में कहीं पर भी न्यायिक समीक्षा का उल्लेख नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे अनुच्छेद हैं, जैसे 13, 32, 131 से 136, 143, 145, 226 आदि। इन अनुच्छेदों में जो प्रावधान है वो प्रावधान बताते हैं कि न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उल्लेख करती है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता का एक मिलाजुला या समन्वित रूप है। ब्रिटेन के अंदर संसद जो चाहे वो कर सकती है ना, और संसद को ही अंतिम रूप से विधि के नियति तय करने का अधिकार है। कोई विधि रहेगी या नहीं रहेगी उसकी औचित्यता तय करने का अधिकार संसद के पास है अंतिम तौर पर। और अमेरिका में यह काम न्यायपालिका करती है, वहां न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। भारत में इन दोनों का ही मिश्रित स्वरूप न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। तो ये प्रारंभिक परिचय हम न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बता सकते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता क्यों है? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है। व्यवस्थापिका में जिस दल का बहुमत है वही कार्यपालिका का निर्माण या सरकार का निर्माण करता है। तो ये बहुमत के आधार पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका निरंकुश ना हो जाए, अपनी अपनी मर्जी से कानून ना बनाने लग जाए और उन कानूनों को क्रियान्वित ना करने लग जाए, तो इन दोनों की निरंकुशता को रोकने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि भारत एक संघात्मक राज्य है। केंद्र और इकाइयों के बीच में समानता बनी रहे, शक्तियों का विभाजन जिस तरह से संविधान के द्वारा किया गया है वो विभाजन मेंटेन रहे, केंद्र और इकाइयों में किसी प्रकार का विवाद ना हो। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है। तो संघात्मक ढांचा भी भारत का जो न्यायिक पुनरावलोकन के लिए उत्तरदायी बना है। तीसरा, हम लोग ये कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नागरिकों को व्यापक रूप से फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं। और ये बात हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स में एक फंडामेंटल राइट ये भी शामिल किया गया है कि यदि बाकी मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम अपने छठे मूल अधिकार, जिसको कि हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, उसके तहत न्यायपालिका में जाकर हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यदि कोई संविधान संशोधन संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप नहीं हुआ हो या संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हुआ हो, तब ऐसी स्थिति में भी हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तो संवैधानिक संशोधनों की वैधता को तय करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए भी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। तो ये 4 मेजर सेक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम बता सकते हैं कि क्यों भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रावधान संविधान के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग ये कहें तो बता सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 के अंदर हुआ था, उसके द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि ये शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए 1977 के अंदर 43वां संविधान संशोधन किया गया और उसके माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के जो भी प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन से के संबंध में किए गए थे उनको समाप्त किया गया। और जो न्यायिक पुनरावलोकन को लेकर जो स्थिति 42वें संविधान संशोधन के पहले थी न्यायपालिका के पास, उसी स्थिति को मेंटेन किया गया 43वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर अगर न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में कुछ विशेष तथ्यों का अगर हम अध्ययन करें तो हम बता सकते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था सीमित रूप में अपनाई गई है। सीमित रूप में अपनाने का मतलब क्या है कि भारत में न्यायपालिका जो है वो अमेरिका की न्यायपालिका की तरह
व्यापक रूप से न्यायिक पुनरावलोकन के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? उसके पीछे अलग रीजन है, वो थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। अगर कोई कानून संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तब ऐसी स्थिति में ही न्यायपालिका के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये न्यायपालिका की निरंकुश या असीमित शक्ति नहीं है, बल्कि संविधान के प्रावधानों के तहत सीमित दायरे में रहते हुए न्यायपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने जापान के संविधान से प्रेरित होकर कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनी राज्य व्यवस्था में स्वीकार किया है। अब कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उस स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप अगर कुछ नहीं होता है, तभी न्यायपालिका जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करती है। और इसी सेंस में हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका की जो ये शक्ति है वो सीमित है। जबकि इसके विपरीत यदि हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसी कारण वहां पर न्यायपालिका जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का असीमित प्रयोग करती है, या हम कह सकते हैं कि वो निरंकुश होकर इस शक्ति का प्रयोग करती है, और इसीलिए वो न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च बन गई है। तो ये कुछ विशेष बात जो भारत के संदर्भ में हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संवैधानिक व्यवस्था क्या है? संविधान में जैसे अभी हमने कहा था कि स्पष्ट उल्लेख तो कहीं पर भी नहीं किया गया है कि न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन का काम करेगी, लेकिन फिर भी कुछ अनुच्छेदों के अंदर जो मेजर प्रोविजन किए गए हैं, उन प्रावधानों के आधार पर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का प्रहरी कहा गया है। प्रहरी मतलब रक्षक। अनुच्छेद 13 में ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। कौन कौन से वो प्रावधान है? जब हम अनुच्छेद 13 के खंड 1 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 13 के खंड 1 में क्या कहा गया है कि भारत का संविधान जब लागू हुआ, यानी कि 1950 के अंदर, उसके पहले जितनी भी विधियां या कानून प्रचलित रहे हैं, है ना, 1950 के पहले जो भी कानून भारत में प्रचलित रहे हैं, और अगर उनको कंटिन्यू किया जा रहा है आजादी के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी, लेकिन अगर वो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, असंगत मतलब मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका उनको अवैध या शून्य घोषित कर सकती है। ये अनुच्छेद 13 के सब सेक्शन 1 का मतलब है। अनुच्छेद 13 में ही जो उसका खंड 2 है, उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि राज्य का मतलब यहां पर भारत है, और भारत का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं केंद्र और इकाइयां दोनों। तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, और अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत अनुच्छेद 13 के खंड 2 के माध्यम से न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है, उसको शून्य घोषित कर सकती है। ये अनुच्छेद 13 सब सेक्शन 2 का प्रावधान। इसी तरह से अनुच्छेद 13 के सब सेक्शन 3 के अंदर एक और प्रावधान किया गया है कि हमारे यहाँ पर विधानमंडल कानून तो बनाते हैं, केंद्र में संसद और राज्यों के अंदर विधानमंडल, वो कानून तो बनाते हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जाता है, या कार्यपालिका के द्वारा कोई आदेश, जिसमें हम ब्यूरोक्रेसी को ले सकते हैं, उसके द्वारा कोई आदेश, नियम या उपनियम जारी किए जाते हैं, या सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऐसी रूढ़ियां और प्रथाएं हैं जो कि कानून से जुड़ी हुई हैं, और अगर वो मूल अधिकारों के विपरीत हैं, तो उनके विरुद्ध भी न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकती है, अनुच्छेद 13 के खंड 3 के अनुसार। तो आप देख सकते हो कि अनुच्छेद 13 में 3 बड़े बड़े प्रावधान किए गए हैं जो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करती है, और इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 13 संवैधानिक व्यवस्था के तहत, जो कि न्यायिक पुनरावलोकन से जुड़ा हुआ है। अगर हम और कुछ एग्जांपल्स लें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या कहा गया है कि अलग अलग परिस्थितियां हैं जिनमें
नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। और उस शक्ति के तहत न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, यदि मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है या उनका हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी करने का अधिकार रखती है। साथ ही साथ वो मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में बनाई गई विधियों को जांचने का कार्य कर सकती है। तो अनुच्छेद 32 भी हम बता सकते हैं कि किस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को प्रदान करता है। इसी तरह अनुच्छेद 131 और 132 के अंदर भी ये कहा गया है कि यदि संघीय क्षेत्र में या राज्य सरकारों के क्षेत्र में कोई कानून बनाया गया है ना, और उस कानून को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, तो प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत ऐसे कानूनों की जांच का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास आ जाता है। ये अनुच्छेद 131 और 132 की बात हम कर रहे हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 137 की यदि बात करें तो हम बता सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय खुद जो उसने पहले निर्णय दे चुकी है, जिन विवादों का समाधान वो कर चुकी है, जो नियम उपनियम वो बना चुकी है, जो फैसले वो ले चुकी है, वह आर्टिकल 137 के तहत उन फैसलों का, उन निर्णयों का, उन आदेशों का, उन नियमों और उपनियमों का रिव्यू कर सकती है, उनका पुनरावलोकन कर सकती है। तो आर्टिकल 137 के अंदर भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रावधान है। इसी प्रकार आर्टिकल 246 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 246 में यह कहा गया है कि यदि केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर यदि कोई कानून बनाती है और वो कानून यदि संवैधानिक भावनाओं के अनुरूप नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, उनसे संविधान का एनक्रोचमेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत उन कानूनों की जांच कर सकती है। तो हम लोग बता सकते हैं आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 132, 131, 137, 246, 226, ये बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो भारत में संवैधानिक तौर पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। यदि हम ये कहें कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, तो कुछ मेजर एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले सकते हैं, प्रमुख उदाहरण, जिसके माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि कब कब भारत में न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान हो कि हमारे आर्टिकल में निवारक बंदी बनाने के लिए भी प्रावधान है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ एक प्रावधान निवारक निरोध अधिनियम, ये हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों में। तो सबसे पहले 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक नजरबंदी कानून के खंड 14 के ऊपर अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया था और इसको अनुचित पाने पर अवैध करार घोषित किया था। इसी तरह से 1947 और 1954 के अंदर इनकम टैक्स की धारा जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉपर नहीं थी, उनकी जांच करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उनको अवैध घोषित किया था। 1951 में ही मद्रास सरकार, तब वो तमिलनाडु नहीं बना था, अभी तमिलनाडु में है मद्रास, जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, तो मद्रास सरकार ने सांप्रदायिक राज आज्ञा की समानता के सिद्धांत को लेकर एक कानून बनाया था। उसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने 1951 में अवैध घोषित किया था। एक फेमस केस है 1967 का गोलकनाथ विवाद। उस गोलकनाथ विवाद के अंदर भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये भी उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का एक प्रमुख उदाहरण हम बता सकते हैं। इसी तरह से 1969 के अंदर जब हमारे यहाँ पर जितने भी बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया था, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण वाले एक्ट को भी संविधान के अनुच्छेद 19 और 31 के तहत अनुचित मानते हुए उस पर भी न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया है। 1970 के अंदर जो हमारे यहाँ पर जितने भी देशी रियासतों के निजाम राजा रजवाड़े थे, उनको जो प्रीवी पर्स दिया गया था या जो उनके जो प्रिविलेज उनको दिए गए थे, उनको समाप्त करने के लिए जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया था,
उसको लेकर भी न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया है। इसी तरह से 1973 में एक और फेमस विवाद हुआ था जिसको हम कहते हैं केशवानंद भारती विवाद। उस केशवानंद भारती विवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए उसके मूल ढांचे में परिवर्तन करने से रोकने की बात कही थी। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो 1983 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने फौजदारी कानून जो क्रिमिनल लॉ होते हैं उसके सेक्शन 303 को अवैध घोषित किया था। 1991 के अंदर जो हमारा दल बदल अधिनियम बना था 42वें संविधान संशोधन के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने इसी न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उसकी जांच की और उसको वैध करार दिया था। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये यही नहीं है कि आप किसी असंवैधानिक कानून को अवैध घोषित करो। न्यायिक पुनरावलोकन में यह भी देखा जाता है कि जो कानून बनाया जा रहा है वो वैध भी है या अवैध भी है, उस बात को न्यायपालिका प्रमाणित कर रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि भारत में न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग समय समय पर किया है। क्या भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति असीमित है? क्या न्यायपालिका इसका निरंकुश होकर प्रयोग कर सकती है? तो शुरू में ही हमने कहा था कि नहीं, हमारी न्यायपालिका के पास ये शक्ति असीमित नहीं है। हमारे यहाँ पर ब्रिटिश और अमेरिकी मॉडल को मिश्रित करते हुए न्यायपालिका को ये शक्ति प्रदान की गई है। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि कोई भी न्यायालय यदि समाज की उन्नति में बाधक बनता है तो संसद संविधान में संशोधित कर उसके पर काट सकती है ना। कि इसका मतलब क्या है कि अगर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का दुरुपयोग करती है तो संसद को यह अधिकार है कि वो न्यायपालिका के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है या उसकी शक्तियों में कटौती कर सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करने का प्रयोग किया। एक और बात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि सर्वोच्च न्यायालय कभी भी विधानमंडल के तीसरे सदन का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता। जब हम अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं तो अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार कानूनों की व्याख्या करता है अपनी इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत। तो ये माना जाता है कि न्यायपालिका वहां पर विधानमंडल का तीसरा सदन है। कांग्रेस का पहला सदन प्रतिनिधि सभा है, दूसरा सदन सीनेट है और तीसरा सदन सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन भारत के संदर्भ में पंडित नेहरू का यह मानना था कि सर्वोच्च न्यायालय कभी भी तीसरे सदन का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता। हमारी ये जो विधायिका है संसद, जिसमें दो सदन है लोकसभा और राज्यसभा, वो दोनों ही कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सर्वोच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं रह सकती है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो संविधान निर्माताओं की हैं, जो कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित रखने के समर्थन में अपनी बात कहते हैं। किस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की गई है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं आधार। बेस क्या है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को रखने का आधार क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हमारे यहाँ पर कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ध्यान रखना, ये विधि के शासन के तहत एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसी की अपोजिट एक दूसरा और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कहा जाता है विधि की उचित प्रक्रिया। अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है। और विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि कानून जो बना है वो संविधान के द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार बना है या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जो कानून बना है उसका उद्देश्य क्या है, वो कितना प्रभावित कर रहा है, ये सारी बातें विधि की जो उचित प्रक्रिया है उसमें देखी जाती है। लेकिन विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है उसमें यह देखने की कोशिश की जाती है कि जो भी कानून बना है वो संविधान के द्वारा तय प्रक्रिया के आधार पर बना है या नहीं, केवल इतना ही जांचने की कोशिश की जाती है। भारत में भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके तहत न्यायपालिका केवल ये देखने की कोशिश करती है कि जो भी कानून बना है या क्रियान्वित हुआ है वो उचित प्रक्रिया से बना है या नहीं, या उचित प्रक्रिया से क्रियान्वित हुआ है या नहीं। उसके उद्देश्यों को, उसकी भावनाओं को जानने का प्रयास न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जाता।
केवल प्रक्रियाओं को जानने की कोशिश की जाती है। तो इस रूप में हम क्या कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वो आधार ही न्यायपालिका की इस शक्ति को सीमित करता है। ये पहला सीमांकन की हम बात यहां पर बता सकते हैं। दूसरी बात बता सकते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से भी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने की कोशिश की गई है। आपको पता है कि भारत के संविधान में संशोधन के लिए जिस प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं हम, वो है मिश्रित प्रक्रिया। मिश्रित प्रक्रिया का मतलब कुछ अनुच्छेद हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जिसको हम साधारण बहुमत से संशोधित कर लेते हैं, संविधान के कुछ प्रावधानों को हम विशेष बहुमत से संशोधित कर सकते हैं, और संविधान के कुछ प्रावधानों को जो कि संघीय दृष्टि से महत्व है उनमें बदलाव लाने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति जरूरी होती है। तो ये एक मिश्रित प्रक्रिया है, और इस मिश्रित प्रक्रिया के आधार पर भारतीय संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, और इसी संशोधन के कारण न्यायपालिका को यह अवसर ही नहीं मिला कि वो कानूनों की जांच करे या संविधान की व्याख्या करे, क्योंकि उस कमी को विधानमंडल या संसद के द्वारा ही समय समय पर पूरा कर लिया गया है। तो संशोधन की प्रक्रिया ने भी भारतीय न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित किया है। तीसरा, यदि हम यहाँ पर बात करें कारक की, तो वो है संविधान की व्यापकता। आपको पता है कि जो भारत का मूल संविधान बना तो हमारे यहाँ पर 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स थी, और वर्तमान में अगर हम देखें तो 12 अनुसूचियां और लगभग 450 अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंदर हैं, जो विश्व के व्यापक संविधान का सूचक है। इस व्यापकता के कारण हमारे यहाँ पर संविधान में जितने भी प्रावधान है उनको विस्तृत रूप से उल्लेखित किया गया है, हर कानून की स्पष्ट व्याख्या की गई है, और जब कानून स्पष्ट है तो उसको लेकर किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का गतिरोध नहीं होता है। आप लोगों ने अमेरिका के अंदर पढ़ा था, अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है, और छोटे होने के कारण वहां पर कानून अस्पष्ट हैं, इसीलिए न्यायपालिका को बार बार कानूनों की व्याख्या करनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ पर संविधान की व्यापकता के कारण न्यायपालिका को व्याख्या करने के अवसर ही बहुत कम मिलते हैं। तो ये भी संविधान की व्यापकता भी एक कारण है जिससे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित हुई है। तीसरी बात, हम अगला कारक हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करती है। जजेस को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। रिकमेंडेशन कौन करता है? कार्यपालिका। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये न्यायाधीशों पर दबाव होता है, और उस दबाव के चलते, उस राजनीतिक दबाव के चलते वो विधानमंडल और कार्यपालिका के इच्छाओं के, उनकी भावनाओं के विरुद्ध निर्णय नहीं देते हैं। ये इनडायरेक्ट प्रेशर है न्यायपालिका के ऊपर कि अगर हमको अपने पद पर बने रहना है, या अगर हमें इस पद पर नियुक्त होना है, तो हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, इनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। तो ये नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करती है। इसी तरह से एक और हम यहाँ पर कारक बता सकते हैं, कानून। संविधान में कुछ कानूनों को इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि न्यायपालिका में उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो 1951 के अंदर 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया, और उसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि कुछ कानून ऐसे हैं जिनको न्यायपालिका के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, या जिनके ऊपर न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। तो इन कानूनों ने भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित किया है। इसी तरह से आपको पता है भारत एक संघात्मक राज्य है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में अंतरराज्यीय जल बंटवारे को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे विवाद जल बंटवारे को लेकर हुए हैं, तो उन विवादों का समाधान न्यायपालिका नहीं करेगी, बल्कि संसद अपने कानून बनाकर उस विवाद का समाधान करेगी। तो संविधान का ये प्रावधान भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करता है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को उसके न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सीमित प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है या बाध्य किया गया है।
न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था सही है या नहीं, इसको लेकर कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। तो कौन कौन सी आलोचनाएं हैं उसी को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति एक प्रकार से रूढ़िवादी निर्णयों को जन्म देती है। रूढ़िवादी निर्णय का मतलब कि जो चला आ रहा है उसी का समर्थन करना। जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडियन सोसाइटी की यदि हम बात करें तो एक वर्ग, उच्च वर्ग हमेशा डोमिनेट रहा है प्री इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले। आलोचक ये कहते हैं कि आजादी के बाद भी न्यायपालिका ने इन्हीं उच्च वर्ग के हितों का ध्यान में रखते हुए न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग किया है। अभी आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे, चाहे वो जमींदारी उन्मूलन की व्यवस्था हो, चाहे वो राजा रजवाड़ा निजामों का प्रीवी पर्स का मसला हो, चाहे वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विषय हो, इन सब पर न्यायपालिका के निर्णय जो है वो उच्च वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर प्रदान किए गए, ऐसा आरोप इसके ऊपर लगाया जाता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के ऊपर। एक और आलोचना जो की जाती है वो ये कि न्यायिक पुनरावलोकन कई बार राज्य की संस्थाओं में संघर्ष को उत्पन्न करती है। और वो संस्थाएं कौन सी है? विशेषकर विधायिका और न्यायपालिका। जैसे कि हमने कहा कि हमारे यहाँ पर कानून बनाने का जो अंतिम और सर्वोच्च अधिकार है वो विधानमंडल या संसद को प्राप्त है, और उस शक्ति के ऊपर नियंत्रण न्यायपालिका लगा रही है न्यायिक पुनरावलोकन के तहत। तो ये संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायपालिका की शक्ति के बीच में एक टकराव को उत्पन्न करता है। संसद ये सोचती है कि हमारे को कानून बनाने का जो अधिकार है उस पर न्यायपालिका को नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं है, और न्यायपालिका संविधान के नाम पर विधायिका की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। तो ऐसे बहुत सारे अवसर आए हैं भारतीय राज व्यवस्था में जब विधायिका और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष हुआ है इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण। फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कुछ आलोचकों का आरोप है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग यदि शुद्ध रूप से हो, है ना, जो भाव संविधान ने व्यक्त किए हैं यदि उस रूप से हो तब तो इसमें कोई अनुचित नहीं है। लेकिन कई अवसर ऐसे आए हैं जब न्यायाधीश जो हैं वो राजनीतिक प्रभाव के चलते अपने निर्णय प्रदान करते हैं। जितने भी जजेस जो होते हैं उनकी अपनी एक राजनीतिक वैचारिक पृष्ठभूमि होती है। उसी वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर वो अपनी विचारधारा को प्रधान रखते हुए निर्णय करते हैं, और ऐसे निर्णयों के तहत न्यायिक पुनरावलोकन में उचित निर्णय हो इसकी संभावना कम रहती है। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि अभी की जजेस की जो नियुक्ति है वो कार्यपालिका के द्वारा होती है। तो इस नियुक्ति को पाने के लिए भी जजेस जो हैं वो कार्यपालिका के फेवर में अपना निर्णय लेते हैं और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित नहीं करते हैं। कुछ आलोचना यह भी की जाती है कि न्यायिक पुनरावलोकन में कई बार न्यायपालिका खुद अपने फैसलों की जांच करती है, और जब खुद अपने फैसलों की जांच करती है इसका मतलब न्यायपालिका खुद अपने स्टैंड पर कायम नहीं है, उसके निर्णयों में एक रूपता या समरूपता नहीं है। जबकि एक समान कानूनों के लिए एक समान परिस्थितियों में एक समान निर्णय होने चाहिए, लेकिन जब न्यायपालिका खुद अपने निर्णयों का रिव्यू करती है तो वो उसके निर्णयों में समरूपता के अभाव को दर्शाती है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता की शक्ति का प्रयोग किया है। न्यायिक सक्रियता मतलब जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। सार्वजनिक महत्व के विषयों पर न्यायपालिका खुद पहल करके निर्णय देने लगी है। तो इस न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इनकी शक्तियों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की है, जो कि अनुचित है। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि न्यायपालिका जो है वो दूसरे अंगों के ऊपर डोमिनेट हो। ऐसा एक आरोप भी न्यायिक पुनरावलोकन के ऊपर लगाया जाता है। एक आखिरी आलोचना जो यहाँ पर हम बता सकते हैं वो ये, कुछ आलोचक यह कहते हैं कि विधायिका जो है वहां भारत के अंदर वो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, जनता के हित क्या है, उन बातों को अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट विधायिका के द्वारा किया जा सकता है, ना कि न्यायपालिका के द्वारा। और जब विधायिका जनता का उचित प्रतिनिधित्व करते हुए कानूनों का निर्माण कर रही है तो ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करने का कोई अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ न्यायपालिका की संबंध में हम महत्वपूर्ण आलोचनाएं बता सकते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद यदि निष्कर्ष के रूप में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि अधिकांश आलोचनाएं एक पक्षीय हैं। भारत के अंदर न्यायपालिका के पास ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो भारत के
संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की संघीय व्यवस्था की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसकी इन आलोचनाओं को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ दोष, कुछ कमियां जरूर हैं जिनको दूर किया जा सकता है, और उनको दूर करते हुए हम न्यायिक पुनरावलोकन को और प्रभावी तरीके से अपनी राज्य व्यवस्था में स्थापित कर सकते हैं।